लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ ऐसा ही करके दिखाया है देश की बेटियों ने, जो आज देश का नाम रोशन कर रही हैं, अपने परिवार का नाम रोशन कर रही हैं। और आज आपको बता दें कि यूपीएससी की टॉपर मेरे साथ खुद मौजूद है, न्यूज़ 18 के न्यूज़ रूम में मौजूद है। उनसे बातचीत करेंगे और उनसे ही जानेंगे कि उनकी सफलता का राज क्या है और किस तरीके से उन्होंने कड़ी मेहनत की है और कड़ी मेहनत के बाद आज वो यहाँ तक पहुँची हैं। मेरे साथ इशिता भी हैं और मेरे साथ आपको बता दें स्मृति भी हैं। इशिता, आपका और स्मृति आपका दोनों का बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और चलिए बात करने का सिलसिला भी शुरू करते हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं जो आपको देख रहे हैं वो ये जानना चाहते हैं कि कैसे आप यहाँ तक पहुँची, क्योंकि वाकई यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है बहुत टफ होता है। ठीक है, तो इशिता पहले आप बताओ कि कैसे आपने इस एग्ज़ाम को पास किया, क्या क्या चुनौतियाँ आपके सामने आई? जी बिल्कुल, बहुत लंबी जर्नी है एंड बहुत लंबा एग्ज़ाम भी है, 3 स्टेजेस हैं इसके। तो चुनौतियाँ तो आई थी, लेकिन कॉन्स्टेंटली एक स्ट्रैटेजी बना के मैंने सोचा कि कैसे इसको कॉन्कर कर सकते हैं, क्या वो तरीका है, और उस स्ट्रैटेजी को इम्प्रूव भी करते रही। तो 2 अटेम्प्ट में मैं सफल नहीं हो पाई, लेकिन ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था एंड वो स्ट्रैटेजी काम कर गए। बिल्कुल, क्योंकि 2 अटेम्प्ट आपने दिया था तो उसमें भी ये भी था कि आपको लगा कि शायद आप कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, वो भी मैं आपसे जानूंगी। स्मृति, आप भी बताओ, क्योंकि आप मैं पढ़ रही थी आपके बारे में, तो आपने भी 2 अटेम्प्ट पहले दिए थे, ये तीसरा अटेम्प्ट है आपका। आप भी ज़रा बताओ, क्योंकि ये सब जानना चाहते हैं। क्योंकि पहले क्या होता है, जब हम एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं या हम उसे नहीं क्लियर कर पाते, तो बार बार मन में हमारे ये आता है कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो आप ही बताओ कैसे किया आपने इसको? सबसे पहले तो कि आप मतलब स्ट्रैटेजी इज़ प्रिटी सिमिलर। दिक्कत आपको सेम चीज़ बार बार पढ़ने में, इट्स नॉट कि आपको क्या क्या नई चीज़ पढ़नी है, बट सेम चीज़ बार बार कितनी बार पढ़ सकते हो, तो यही चीज़ है। प्लस थोड़े प्रिंसिपल्स अपने कि खुद पे विश्वास रखो और जो बोला जा रहा है वो फॉलो करो, रेगुलर रहो, कंसिस्टेंसी रखो, परसिवियरेंस रखो, और इसी के साथ साथ स्टेजेस फिर क्लियर होती जाएंगी। बस खुद पे यकीन रखना होता है। इशिता, अब आप बताओ, क्योंकि जब लगातार हम पढ़ने लगते हैं तो बोरियत भी होने लगती है ना? फिर ये लगता है यार बस अब हो गया। कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? बोरियत तो बिल्कुल होती है। मैं 8 से 9 घंटे पढ़ने की कोशिश करती थी एंड पर वहाँ पे मोटिवेशन काम नहीं आता है, वहाँ पे आपकी डिसिप्लिन काम आती है कि कैसे आपने अपने हैबिट्स बनाए हुए हैं एंड वो लॉन्ग टर्म है या नहीं। क्योंकि मोटिवेशन शायद आपको शुरुआत करवा दे, बट टू लास्ट सस्टेन करने के लिए वो डिसिप्लिन और वो हैबिट बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। स्मृति, आप भी बताओ, क्योंकि आपने भी पढ़ाई की है, आप कितने घंटे पढ़ाई किया है आपने? क्योंकि कहते हैं ना यूपीएससी का एग्ज़ाम बहुत टफ होता है, इसको निकालने के लिए बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं दिन रात पढ़ना पड़ता है हमें। क्या आप भी ऐसे कर रहे थे? नहीं, तो मैंने आज काउंट नहीं किए। मैं ऐसे टारगेट्स बना लेती थी कि इतने दिन में मुझे ये ख़त्म करना है, तो चाहे उसमें 4 घंटे लगें या 6 घंटे, वो टारगेट्स मीट करने होते थे। तो वो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है कि आप किस स्टेज पर हो। तो वो मुझे फ्लेक्सिबिलिटी भी देता था कि किसी दिन कम या ज़्यादा हो सकता है, और ब्रेक लेने में भी हेल्प करता था। तो मैंने कभी ऐसे आज काउंट नहीं किए, टारगेट वाइज मैंने आगे बढ़ा। यानी कि ये टारगेट बनाना बहुत ज़रूरी है और आपको अपना लक्ष्य तय करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये सोच रखा है कि आपको ये अचीव करना है, तो उसके लिए मेहनत करना भी स्टार्ट करना होगा आपको। इशिता, ये बताना, क्योंकि देखा जाता है कि जब हम पढ़ाई अपनी स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां आती हैं कि कैसे इसे हम अचीव कर पाएंगे। क्योंकि आजकल की स्टूडेंट्स की अगर बात की जाए ना, तो सच बताऊं इतना पढ़ना नहीं चाहते। फैक्ट है। हाँ, थोड़ा सा हम कह सकते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला एटीट्यूड है, बट आई थिंक मेहनत तो सब करना ही चाहते हैं। तो बस वो सही दिशा पकड़ें और मेहनत करते चले जाएं। ये नहीं कि एक बार करना है। मैंने 3 साल मेहनत की है, 3 साल कंटिन्यूसली की है। तो प्लीज़ कीप गोइंग इन दैट डायरेक्शन और मेहनत करते रहें। स्मृति, आप भी बताओ ज़रा, क्योंकि चुनौतियां बहुत सारी सबके सामने आती हैं, एक चैलेंज भी होता है खुद के लिए, क्योंकि 2 अटैम्प्ट आपने दिए। जो 2 अटैम्प्ट आपके थे वो कैसे गए आपके? तो पहले स्टेज में मैंने जीएस और सीसैट में दोनों में क्लियर नहीं हुआ, मैं दोनों में फ़ेल हो गई थी। सेकंड स्टेज में मैं सीसैट में फ़ेल हुई थी, तो वो बहुत बुरा माना जाता है एस्पिरेंट कम्युनिटी में कि सीसैट भी नहीं निकला। तो उस वक्त बहुत सेल्फ डाउट ग्रिप करता है आपको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर वो कॉन्फिडेंस आप लूज़ करते हो कि आप क्या कर रहे हो। उस वक्त में आपका पीयर ग्रुप, आपका जो फ्रेंड सर्कल है, आपके सीनियर्स हैं, पेरेंट्स हैं, फैमिली हैं, वो जो मोटिवेट करते हैं, तो उनका भी बहुत बड़ा बड़ा रोल होता है, क्योंकि वो आपको संभालेंगे और वो जो एक कॉन्फिडेंस होता है वो देंगे। तो उस हिसाब से वो चैलेंजेस ओवरकम करने में हेल्प करते हैं, और साथ साथ आप अपना
आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि खुद पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि न्यूज़रों में बहुत सारे लोग हैं, उनके मन में भी ना कई सारे सवाल आ रहे हैं। क्योंकि जब इस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया, यूपीएससी का रिज़ल्ट आया, तो देखा गया कि टॉप 10 में फर्स्ट रैंक पे इशिता और फोर्थ रैंक पे स्मृति आप थी। तो अब एक होती है ना, क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है लोगों को जानने की, उनके मन में भी कई सारे सवाल होते हैं। तो मनोज जी भी हमारे साथ हैं और साथ ही बहुत सारे लोग हैं, एक एक करके ही ना वो सारे अपने सवाल पूछते जाएंगे। मनोज जी, अगर आपके मन में कोई सवाल है इशिता से, स्मृति से, तो आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे अभी जो लाखों करोड़ों दर्शक हमारे देख रहे हैं, अगर वो जानना चाहें कि एक स्टडी वे में किस तरीके से तैयारी की जाए, अगर उनका मन नहीं भी लग रहा है तो वो क्या करें ऐसा कि उनको, अगर उन्होंने अपना एक एम बना लिया है कि हमें यूपीएससी क्रैक करना है, तो उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आपकी, क्या एक रणनीति होनी चाहिए? आई थिंक अगर आपने कुछ गोल सेट किया है तो उसके बारे में बहुत सिंसियर होना पड़ेगा आपको, एंड बहुत ऑनेस्टली काम करना होगा। आपका कुछ गोल है तो आप अपने आप से पूछिए, क्या मैं सही कर रही हूँ, क्या मैं और कर सकती हूँ, क्या मैं अपनी गलतियों को सुधार सकती हूँ। तो अपने आप से पूछिए, अपने आप से ऑनेस्ट रहें, एंड बिल्कुल एक गोल सेट करें और उस पर लंबे समय तक मेहनत करें। सो फाइंड योर पैशन एंड वर्क टुवर्ड्स इट। बिल्कुल, यानी कि आपको अपना जो टारगेट है उससे ध्यान देना होगा और रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करनी होगी। और कभी कभी हमारा मन ऐसे ही होता है, नहीं पढ़ने का मन होता है ना। और भी कई सारे लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं। सर, आप बताइए, आपके मन में कौन से सवाल हैं जो आप पूछना चाहते हैं, क्योंकि आपके मन में क्यूरियोसिटी है। जब कल ये रिजल्ट आया था तो सब बार बार यही सोचे थे यार कि जब ये आएंगे सामने तो इनसे सवाल पूछते हैं। अरे मेरा सवाल आपसे ये है, दोनों लोगों से, कि आप दोनों लोग आईएएस की परीक्षा पास कर चुकी हैं। बड़ी मेहनत होती है, कई सब लोगों का सपना होता है, लेकिन आप देखेंगे कि सर्विस में जाने के बाद इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं, जैसे आईएएस इतनी मेहनत के बाद बनते हैं, लेकिन कई सालों की नौकरी करने के बाद आप देखते हैं कि उनके ऊपर भयंकर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। तो आप लोग इससे कैसे बचेंगी और कैसे अपने आप को फ्री एंड फेयर और लोगों के बीच में अपने लिए बेहतर स्थान बनाएंगी, उसके लिए आप क्या सोचती हैं, कैसे काम करेंगी? ये तो काफ़ी ट्रिकी वो है। नहीं, एक्चुअली क्या होता है जब आईएएस के इंटरव्यू होते हैं ना, जब उसमें कई सारे ऐसे सवाल आते हैं जिसके हमें क्विक रिस्पांस करने होते हैं, क्योंकि हमारे मन में चल कुछ और रहा होता है लेकिन हमें जवाब उनके अकॉर्डिंग देना होता है। तो आज इन्होंने सवाल कुछ ऐसे ही किया है और जवाब आपको उसी अकॉर्डिंग देना, इन फ्यूचर के अकॉर्डिंग। एक वेरी स्ट्रॉन्ग मॉडल फाउंडेशन बहुत ज़रूरी है। और आई थिंक मैं सारे देश के ब्यूरोक्रेट्स को वोट देती हूँ कि हमारे ब्यूरोक्रेट्स, आप देखिए हमारे साथ जितने वो आज़ाद हुए और हमारे देश को देखिए कितनी तरक्की कर रहे हैं। तो एक दो इंसिडेंट्स होते हैं स्ट्रे ऑफ, मैं इसके लिए पूरी ऑर्गेनाइजेशन को गलत बोल देना वो है। और आई थिंक काफ़ी बहुत स्ट्रॉन्ग मॉडल फाउंडेशन पे हमारी ब्यूरोक्रेसी टिकी है। और मेरा भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिस है, मेरे फादर भी पब्लिक सर्विस में हैं। और तो इससे बचना क्या है, मतलब जब आप उस लेवल पे होते हो तो आई डोंट थिंक कि ये सारी चीज़ें आपको अफेक्ट कर सकती हैं। कोई भी अल्योरमेंट या इंड्यूसमेंट वो ज़रूरी है। जी बिल्कुल। इश्ता, आप भी कुछ बता रहे थे ना? जी बिल्कुल, मुझे लगता है ये एक पब्लिक ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है, एंड सिविल सर्वेंट्स और पब्लिक के बीच में वो एक ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमारे पास बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स भी हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने बहुत अच्छा काम भी किया है जिनसे हम बहुत इनकरेजमेंट लेते हैं। एंड हम उम्मीद करते हैं कि जब हम उस पद पर पहुँचे, हम भी बिल्कुल ऑनेस्टली पब्लिक सर्विस कर पाए, क्योंकि ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है एंड वी टेक दिस पोजिशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वेरी सीरियसली। बिल्कुल। अनुपम जी भी हैं। अनुपम, आप भी, क्योंकि सवाल है आपके मन में भी, तो आप का क्या सवाल है, आप बताइए। देखिए, इशिता और स्मृति दल, तो आपको दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे बड़ी बात ये है कि कल तक अगर देखा जाए तो परिणाम आने से पहले इशिता को और स्मृति, आप दोनों को आपके घर परिवार और रिश्तेदारों के अलावा बहुत कम लोग ही जानते थे। आज पूरा देश आपको जानता है। एक आईएएस अफसर बनने के बाद जब आप सर्विस में आती हैं, या जो और लोग भी सर्विसेज में आते हैं, तो पहले सोचते कुछ और हैं, और हमने पूर्व में देखा है कि तमाम आईएएस ऑफिसर्स बनने के बाद उनकी लाइन लेंथ दूसरी हो जाती है, गोल्स दूसरे हो जाते हैं। तो जो कहते हैं वो कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर बहुत होता है। ब्यूरोक्रेसी में फीमेल्स की एक्सेप्टेंस इतनी आसान नहीं होती, लिंक्स बहुत बनाने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ों को झेलना भी पड़ता है। कई बार कई दूसरी तरह की शिकायतें भी सामने आती हैं। इन सारी चीज़ों को भी अब आपको फेस करना होगा, तो मेंटली उसके लिए किस तरीके से अपने आप को आप तैयार करेंगी?
आई थिंक इस प्रिपरेशन ने एक संतुलन बनाना तो हमें सिखाई दिया है ज़िंदगी में, और हमेशा अगर टू कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ें हैं उसमें एक मध्यम मार्ग लेना, एक मिडिल पाथ लेना, वो हमने सीखा है प्रिपरेशन में। उसके अलावा मैं आशा करती हूँ कि हम उतना स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर अपना दिखा पाएँ एंड हम वो डिफ़िकल्ट डिसीजंस ले पाएँ जब हम उस लीडरशिप पोजीशन में हो, एंड उसकी स्ट्रेंथ हमें एक्सपीरियंस से भी आएगी, थोड़ी ट्रेनिंग से भी आएगी। तो आधी कहानी हो चुकी है एंड आधी बची है। जी बिल्कुल। वो जैसे इन्होंने बोला कि आप एक फाउंडेशन लेकर चलते हो, ये जर्नी आपको ट्रांसफॉर्म कर देती है। तो एक वो उसका सहारा है, साथ ही साथ एक स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स जो आप हैं कि एक आपके फर्स्ट प्रिंसिपल्स हैं जो आपके लाइफ के, आप उससे नहीं हिलोगे, वो जो डिफाइंड हैं तो वो ऑलरेडी है डिफाइंड कि आप ये वाली चीज़ें नहीं करोगे, या फिर इस ये चीज़ आपके लिए नॉन नेगोशिएबल्स हैं, यानी कि प्रायोरिटी तय करनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना जी पड़ेगा। जी। तो वो जब आप उस वाली पोजीशंस पर होते हो तो आप उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हो। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल्स अगर आप तय कर लो कि ये हैं एंड देन दिस इज़ हाउ यू नेविगेट, वो उस हिसाब से आप फिर एक्ट करते हो। जी बिल्कुल एक सवाल मैं जी। पूछूंगा स्मृति और इशिता, जैसे आप रिजल्ट्स आया तो उसके बाद आप लोग जो है टॉपर्स बने, आपकी रैंकिंग्स आई। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप आगे ट्रेनिंग में जाएंगे, बाकी चीज़ें करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपने इससे पहले नहीं जानी होंगी, बहुत सारी नई चीज़ें आपके पास होंगी, आपके एजुकेशन से इतर ये सारी चीज़ें होंगी जिनको आपको जानना भी होगा, और जो आपके कलीग्स हैं या और जो सीनियर्स होंगे उनके साथ कोऑर्डिनेशन होगा, तमाम चीज़ें होंगी। इन सारी चीज़ों को लेकर के जो भी कैडर आपको मिलता है, यूपी मिलता है या जहाँ भी आप XYZ स्टेट के आप सर्विंग करेंगी, आपको क्या लगता है कि वाकई 3 चैलेंजेस ऐसे कौन से हैं आपके सामने कि जिन पर वाकई किसी IAS ऑफिसर को काम करना चाहिए या गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, जो बीइंग ए फीमेल, बीइंग ए वुमेन नहीं किया जाता या कम किया जाता है? सबसे पहला क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। हम लोग आउटकम नहीं देखते हैं, हम लोग ये है कि कवरेज बहुत ज़्यादा है, बट जो आउटकम है एजुकेशन का वो इतना हम लोग बढ़ा नहीं पाए हैं। जैसे 5वीं कक्षा का बच्चा 2nd कक्षा का वो नहीं पढ़ पाता है, तो ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। दूसरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, और तीसरा एक ज़रूरी है विमेन एम्पावरमेंट। हम लोग जो स्पेशली मैं प्रयागराज से हूँ और ऐसे बरेली में भी देखा है, जो एक हिम्मत होती है वो मिसिंग है। तो वो मैं चाहती हूँ कि मैं समहाउ मैं कंट्रीब्यूट कर सकूँ एक वो डेवलप करने में। बिल्कुल इशिता, आप इस पे क्या कहना चाहोगी? आई थिंक बिल्कुल स्मृति ने बहुत सही बात कही है। विमेन में जो वो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, वो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी अब उन्हें छोड़ देनी चाहिए। आप बहुत अच्छा कर सकती हैं, आप अपने ऊपर काम करें, अपने ऊपर इन्वेस्ट करें एंड अपने बारे में भी सोचें, सिर्फ दूसरों के बारे में ना सोचें। यानी दूसरों को बेहतर बनाने से अच्छा है कि आप खुद को बेहतर बनाएं। हाँ? बिल्कुल, दूसरों को बेहतर बनाएं, ज़रूरी है वो सोसाइटी के लिए, वो कम्युनिटी के लिए, फैमिली के लिए, सब में अपने आसपास वालों में इन्वेस्ट करें, लेकिन इसमें खुद को ना भूल जाएं। स्मृति, आपके पापा जो है पुलिस में सर्किल ऑफिसर की पोस्ट पे बरेली में तैनात हैं, वो अब तक लेके बदमाशों को लेके जेल के अंदर डाल देते हैं योगी सरकार में उत्तर प्रदेश में। अब आप भी यही कड़ा रुख अपना रखेंगी पापा की तरह? मेरा रोल उनसे अलग होगा, तो मैं चाहती हूँ कि मैं वो प्रिवेंटिव केयर करूँ, वो थोड़ा क्यूरेटिव केयर करते हैं कि वो पकड़ के बंद करते हैं। मैं ये है कि वो बनने ही ना दूँ, ऐसा वो है कि ऐसी लॉ एंड ऑर्डर रहे सोसाइटी में, एंड वो एजुकेशन और इन सब पे इम्प्रूवमेंट हो कि हमारे में क्रिमिनल एलिमेंट्स कम हो। ये मेरा फोकस रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि ना अब आप दोनों के सामने चुनौतियां भी बहुत ज़्यादा आने वाली हैं और हर चुनौतियों को कैसे फेस करना, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सुधीर जी, आपके मन में भी सवाल है, क्योंकि मैं देख रही थी आपको, आप पूछना चाह रहे थे, कुछ बताइए आप दोनों को तो पहले बधाई जो है। और दूसरी बात हमको खाली ये जानना है कि जैसे एक होता नहीं कि एक उम्र होती है बच्चों की छोटे पे, कि फर्स्ट में है, फिर 5 में आया, फिर 6 में आया, तो ये जज्बा कब से गार्जियन को एक मोटिवेट करना चाहिए कि हाँ बेटा तुमको अब आगे ऐसा करना है? आई थिंक किस क्लास से अगर इसको हम प्रमोट करें, यानी कि ना, बच्चों को कब से प्रिपरेशन कराना चाहिए, उनके इंटरेस्ट को कब से जाना चाहिए, उनको कि नहीं, अब कब से आइडिया बच्चा नहीं किस होता फील्ड कि में जाना चाहता है। अब छोटे पे है कि मैच के लिए बैट बॉल ले आए, 8 में गया तो उसके लिए कैरम ले आए। क्योंकि आज के समय में हर पेरेंट्स यही चाहते हैं उनका बच्चा तरक्की करे, आगे बढ़े, तो यही जानना चाहते कि इंटरेस्ट दिखना चाहिए बच्चों में, तो उस हिसाब से फिर उन्हें आगे जाना चाहिए। तो इसीलिए वो जानना चाह रहे हैं आपसे कि कब से ये चीज़ें स्टार्ट करनी चाहिए बच्चों के लिए।
आई थिंक बचपन से ही एक रुचि होती है बच्चों की अलग अलग चीज़ों में, अपने बच्चे को अच्छे से पहचानना। मेरी मम्मी ने मुझे लगता है बहुत अच्छे से पहचाना था कि इसको स्पोर्ट्स में रुचि है, उन्होंने स्पोर्ट्स में बहुत पुश किया मुझे, और इसको एकेडमिक्स में भी रुचि है, तो उन्होंने हमेशा बोला कि एक संतुलन बना के चलो, फिर देख लेना तुम्हें जो सही लगे सही उम्र पे। तो वो पुश करना चाहिए कि बच्चा अपना बेस्ट दे जहाँ उसकी रुचि है। बेस्ट देना भी ज़रूरी है, सिर्फ रुचि रहना ज़रूरी नहीं है। इशिता, ये प्रिपरेशन की बात कब आपके दिमाग में आई, कब आपको लगा कि यूपीएससी की तैयारी करना चाहिए? क्योंकि आपने जॉब भी अपनी ड्रॉप की थी। जॉब कब तक किया था आपने, और उसके बाद प्रिपरेशन कब से स्टार्ट किया आपने? तो जब मैं जॉब कर रही थी तब फिर मैंने सोचा कि मेरा लॉन्ग टर्म करियर प्लान क्या होना चाहिए, कि अगर हम 3-4 डेकेड्स में एक करियर बिल्ड करते हैं तो मुझे किस दिशा में जाना चाहिए। तब मैं बहुत ऑप्शंस इवैल्यूएट कर रही थी। अच्छा इशिता, अगर सपोज आप यूपीएससी की तैयारी नहीं करते तो फिर उसके एब्सेंस में आप क्या करना चाहती, क्या बनना चाहती? आप एक होता है ना, हर किसी का एक ड्रीम होता है कि मुझे अधिकारी बनना है, या मुझे जर्नलिज्म करना है, या मुझे एमबीए करना है, सबका अपना अलग एक होता फील्ड होता है। तो आपने क्या सोचा था? आई थिंक जब मैंने सोचना शुरू किया एंड बहुत कैलकुलेटेड डिसीजन था, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन था मन में, क्योंकि मैंने जॉब करने के बाद कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस ले लिया था। मुझे आइडिया था कि ये कॉर्पोरेट की दुनिया कैसी है, वो भी बहुत अच्छी है, बहुत एक्सपोजर है, लेकिन वो पब्लिक सर्विस का एलिमेंट उसमें नहीं था, कम्युनिटी से जुड़ाव नहीं था। और मैं एक एयरफोर्स फैमिली से आती हूँ, तो वो सेंस ऑफ ड्यूटी वहाँ पे मुझे नहीं लग रही थी। मुझे लगा मैं यहाँ बेहतर कर सकती हूँ, तो तब मैंने ये निर्णय लिया कि लेट्स रिस्क इट। स्मृति, आप ही बताना, क्योंकि आपके मन में कब चीज़ें आई कि आपको यूपीएससी की तैयारी करना चाहिए, और क्योंकि आपकी जो फैमिली बैकग्राउंड है, आपके फादर सीओ हैं, बरेली में तैनात हैं, भाई आपके सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, आपके मन में कब क्यूरियोसिटी हुई कि नहीं मुझे भी कुछ बड़ा करना है, मुझे कोई अधिकारी बनना है? कब से ये स्टार्ट हुआ आपके मन में? तो ये बचपन से था कि मैं पब्लिक ओरिएंटेड जॉब करूँगी, सिर्फ यूपीएससी नहीं, एनी फैमिली बैकग्राउंड को देखकर? जी 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 बिल्कुल। तो ये था कि एनीथिंग दैट डील्स विद पब्लिक, या एक पब्लिक वो होगा, तो उससे अगर यूपीएससी नहीं होता तो शायद मैं जर्नलिज्म कर रही होती। ये चीज़ मैंने मिस आउट कर दी 12th के बाद, बट मैंने थोड़ा सा कन्वेंशनल पाथ ले लिया था। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन साइंसेज में किया। अच्छा स्मृति, जैसे आपने बोला ना कि अगर सपोज आप यूपीएससी नहीं करती तो आप जर्नलिज्म में जाते, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि सपोज इन्होंने बीएससी कर लिया, अब आगे कोई और फील्ड चूज़ करना चाहती, क्योंकि होता है ना बीएससी किया, फिर एमएससी किया, फिर इसके बाद रिसर्च के फील्ड में हमें जाना है। सपोज अगर वो फील्ड नहीं करना है, कुछ और करना, तो उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना होगा अपने आप को? तो ये आपको देखना चाहिए कि आप कितना इन्जॉय कर रहे हो, बिकॉज क्या आप ये ज़िंदगी भर कर सकते हो? ये क्वेश्चन जो आपको हर टाइम पूछना चाहिए, इज़ दिस फुलफिलिंग इनफ, इज़ दिस ब्रिंगिंग यू जॉय? तो कई बार होता है कि आप 16-16 घंटे मेहनत कर लेते हो, अगर आपको मज़ा आ रहा होता है उस चीज़ में, तो वो इवेलुएट करना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपनी ग्रेजुएशन में अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो आप ज़बरदस्ती मत करिए, आप ऑप्शन आप सही समय पर सोचिए कि मुझसे ये काम क्यों नहीं हो रहा है, या मुझे क्यों नहीं पसंद आ रहा है। आप खुद से सवाल पूछिए और देखिए कि आपको क्या चीज़ करने में मज़ा आ रहा है, वो आप ट्राई करते रहिए चीज़ें, और उस हिसाब से आगे बढ़िए। बिल्कुल। अब यहाँ पे क्या नाम है आपका? आकाश। आकाश, आप बताओ आपके क्या सवाल है, क्योंकि आपको भी सवाल पूछना था। पहले तो आप दोनों को यूथ से यूथ आइकन बनने तक के सफ़र के लिए मुबारक। दोनों से एक एक सवाल है, हालांकि यूपीएससी के इंटरव्यू के बाद से आप लोगों का इतना सवाल यहाँ भी हो गया कि ये दूसरा इंटरव्यू ही हो गया, तो माहौल को थोड़ा सा लाइट कर देते हैं। सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे जो IAS IPS लोग एक्टिव है ना, तो वो अक्सर क्या होता है कि कटहल की, जलेबी की, खाने वाली चीज़ों की फ़ोटो डाल के पूछते हैं कि आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं। अब आप लोग IAS अधिकारी बनने वाले हैं, बन गए हैं, तो क्या आप लोग भी ऐसा करने वाले हैं, फ़ोटो डाल के पूछेंगे? दूसरा सवाल ये है कि IAS अधिकारी अपने आप में एक बहुत ही गंभीर किस्म का काम है, उस तरह का पोस्ट है, पढ़ाई भी उसी तरह की होती है। तो क्या ज़रूरी है कि जो भी लोग इस तरह की तैयारी कर रहे हैं वो उसी तरह के एकदम कब्जियत के शिकार हो के, बहुत टेंस हो के तैयारी करें, या कूल हो के उस दौरान, मतलब फिल्में भी देखी जा सकती हैं, सलमान खान के डायलॉग भी सुने जा सकते हैं, अरिजीत को भी सुन के भी तैयारी हो सकती है? यानी कि सीरियस मूड में रह के भी काम करना, फन भी थोड़ा होना चाहिए लाइफ में, क्योंकि अगर ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं बोरियत हो जाती है। तो इनका यही कहना था कि जो सोशल मीडिया पे जो अधिकारी होते हैं, कभी कभी किसी चीज़ के फोटोज़ लगा के पूछते, क्या आपके वहाँ भी कुछ ऐसा है? जी बिल्कुल, आपके दोनों सवाल बहुत ही अच्छे थे। तो दूसरा सवाल पहले कि ऐसे सीरियस हो के, और मतलब इट्स नॉट सस्टेनेबल, आपको 1 साल रहना है एटलीस्ट, और उसके बाद 1 साल एग्ज़ाम भी देना है, तो थोड़ा रिलैक्स्ड रहें एंड बी हैप्पी विथ वॉट यू आर डूइंग। अगर आप खुश हैं तो आप रिलैक्स्ड रहेंगे और आप बेटर परफॉर्म करेंगे। जितना स्ट्रेस लेते हैं, हमारी डिसीजन मेकिंग उतनी वीक होते चली जाती है। तो आपको अगर मूवीज़ में दिलचस्पी है, स्पोर्ट्स में दिलचस्पी है, या जिस भी चीज़ में दिलचस्पी है, वो प्लीज़ साथ साथ देखते रहें। हाँ, और आपका दूसरा सवाल भी था ना?
वो एक तरह से सजेशन भी है कि प्लीज अधिकारी क्या बन के वो suggestion कटहल क्या है वाली फिर? फोटो मत डालिएगा कि इसे आपके यहाँ क्या कहते अगर किसी को कटहल से खुशी मिल रही है तो हमें सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है इस देश में। कटहल की बात दिमाग में इसलिए आई क्योंकि कटहल मूवी आई है। अच्छा। उसमें कटहल को ढूंढने के लिए सभी अधिकारियों को लगा दिया जाता है कि वो कटहल गायब कहाँ से हो गया, तो ये बात सामने आई हैं। फिर। खूबसूरत बात है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक चीज़ जो हम निकाल सकते हैं इनके जवाब से कि देखिए, जो हमेशा हम लोग जो मॉक इंटरव्यू देखते हैं ना, तो उसमें ये बताया जाता है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कटहल का सिंपल सवाल पूछा, तो इसमें उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच की बहस हाँ, को छेड़ा। तो वो एक सजेशन भी चाहिए था इन्हें कि अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या करना चाहिए फिर इन्हें। क्या जैसे जैसे इन्होंने कहा ना कि जो फोटो पोस्ट कर दी जाती है ट्विटर पे, हाँ। अधिकारी ऐसा ना करे, उन्हें के लिए क्या सजेशन होना चाहिए? नहीं नहीं, सबको अगर वो पर्सनल अकाउंट से यूज़ कर रहे हैं, वो उसको ऑफिशियल पर्पसेस के लिए नहीं यूज़ कर रहे, तो एक कटहल इज़ वेरी हार्मलेस। बिल्कुल, चाहे पसंद हो चाहे ना पसंद हो, उनका अधिकार है पोस्ट करना वो कटहल। क्योंकि फन तो हर किसी के लाइफ में होना चाहिए ना, एक जैसा नहीं होना चाहिए कुछ भी। हाँ, आप अपना बताओ सवाल। आप दोनों को पहले तो बहुत बहुत बधाई। मेरा सवाल इससे रिलेटेड है। जैसा आपने अपने करियर में एक ड्रॉप आउट किया, उसके बाद आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो मेरा सवाल यही है कि जैसे आईएम के लोग आते हैं, आईटी के लोग आते हैं, तो फर्स्ट डे स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए जब कोई अपना जॉब छोड़ता है या ड्रॉप आउट करता है? तो वो बहुत सारी चीज़ें की टेंशन रहती है, तो फर्स्ट डे स्ट्रैटेजी उसमें क्या रहनी चाहिए? आई थिंक जॉब छोड़ने से पहले वो स्ट्रैटेजी बना लें कि समझ पाएँ कि इतनी लंबी जर्नी है, क्या मैं स्ट्रैटेजी भी बना पा रही हूँ या नहीं। तो जॉब छोड़ने के पहले मैंने सिलेबस देख के एक स्ट्रैटेजी बनाई थी कि कितना समय लगेगा अप्रॉक्सीमेटली, कितनी चीज़ें कवर करनी हैं, ताकि जिस दिन जॉब छोड़ूँ डे 1 से मैं काम पे लग जाऊँ, फिर और टाइम ना जाए मेरा स्ट्रैटेजाइजिंग में। तो वो चीज़ करते रहना चाहिए। जॉब छोड़ने के पहले एक बार अच्छे से एनालाइज कर लें आप किस चीज़ के लिए जॉब छोड़ रहे हैं, अचानक से जॉब ना छोड़ दें। तो उस चीज़ के लिए तैयार रहें मेंटली कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपकी चली जाएगी, एकेडमिक प्रेशर बहुत रहेगा, और स्ट्रैटेजी तो सीनियर से पेयर से मिलके बना लें। स्मृति, आप भी ज़रा, क्योंकि ये सवाल जो था बहुत गंभीर मुद्दे वाला सवाल था, क्योंकि जॉब, हाँ, ये कई लोगों के मन में होता है कि अगर एक सजेशन के तौर पे क्या बोलना चाहोगे? वही सेम कि आप पहले एनालाइज कर लें। आप जैसे अगर आपको बीएससी के बाद भी जैसे स्ट्रीम चेंज करनी है, तो आप 1 साल पहले प्लानिंग करते हो कि आप क्या करोगे, वो डिफाइन करो आप अपने आप को कि आपको चाहिए क्या और क्या आप कर सकते हो। वही कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करिए और उस हिसाब से डिसीजन लीजिए। बिल्कुल। अब स्मृति, अब ये भी बात करते हैं, क्योंकि देखा जाता है कि जब क्योंकि ये एग्ज़ाम क्रैक करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, तो क्या आप लोगों ने अपनी पढ़ाई के दौरान कोई मूवी देखी हो, कहीं घूमने फिरने गए हो आप लोग? हाँ, ऐसा किया आप लोगों ने? हाँ, मैं तो इंटरव्यू के पहले ऋषिकेश गई थी घूमने। तो एक ब्रेक ज़रूरी होता है, एक ब्रेक चाहिए होता है सबको, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज फिर आप और ज़्यादा विगर से पढ़ाई करते हो, वो आप स्टैग्नेशन नहीं आता लाइफ में, तो वो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है इनफैक्ट, अगर आप सही टाइम पे ऑप्टिमल ब्रेक लो। आप रिफ़्रेशमेंट के लिए क्या करते हो, क्योंकि एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, अब उससे पहले बहुत ज़्यादा पढ़ाई की आपने, तो कैसे चीज़ों को मैनेज करते थे? क्योंकि जॉब जब आपने छोड़ा, क्योंकि 9 घंटे आप जॉब करते थे, सेम शेड्यूल को आपने अपने एग्ज़ाम्स के लिए भी वैसे ही बिल्कुल शेड्यूल अपना तैयार किया ताकि उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो, तो कैसे चीज़ें मैनेज किया आपने? जी बिल्कुल, वो एक माहौल बनाना घर में थोड़ा मुश्किल हो जाता था। अगर मुश्किल होती थी तो लाइब्रेरी चली जाती थी, कभी घर में पढ़ लेती थी। तो मैं आई थिंक बहुत सोल्यूशन ओरिएंटेड रही हूँ कि प्रॉब्लम को लेके मैं बैठती नहीं थी। जो नहीं हो रहा है मैं फटाफट वो करते चली जाती थी कि अच्छा ये काम नहीं कर रहा है, अकेले नहीं हो रहा है तो किसी पीयर ग्रुप में पढ़ाई कर ली, कुछ डिस्कशंस कर लिए, बोरियत हो रही है तो क्वेश्चन आंसर्स कर लिए कि अच्छा मुझे क्या नहीं आता है। तो हमेशा एक सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश की है कि कैसे इस प्रॉब्लम को मिटाऊँ। अच्छा, एग्ज़ाम से पहले आपने कौन से बुक्स पढ़े हैं और कैसे प्रिपेयर किया है इन सभी चीज़ों को, ये भी ज़रा बताओ आप। एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ बुक्स होती हैं, आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करते हो, फिर कुछ स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं पॉलिटी के लिए, लक्ष्मीकांत है जैसे, तो वो स्टैंडर्ड इट्स अवेलेबल एवरीवेयर। आपको बताना, क्योंकि जो स्टूडेंट्स सुन रहे हैं, जो दर्शक देख रहे हैं आपको, तो वो जानना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो प्रिपरेशन करना है तो उन्हें क्या क्या चीज़ें अपने दिमाग में रखनी होगी। मैं बोलूँगी कि आपको मेहनत ये नहीं कि आप कितनी किताबें पढ़ लें, मेहनत ये है कि आप एक किताब को कितनी बार पढ़ सकते हैं। ये एक, मैं बोलती हूँ इसको द डर्टी वर्क दैट यू हैव टू डू। तो ये वाला जो वो वाली मेहनत होती है, जैसे हम बच्चों की तरह पढ़ाई करते हैं कि सब चीज़ याद कर लें, वो इंपॉर्टेंट होता है फॉर प्रीलिम्स। मेंस के लिए वो अप्रोच थोड़ी बदल जाती है और इंटरव्यू के लिए और ज़्यादा वो ब्रॉड होता जाता है होराइजन। टाइम मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है? आई थिंक टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल उसके हार्ट में है और कोर में है, और टाइम मैनेजमेंट स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे आप अपने ब्रेक्स को मैनेज कर रहे हैं, कैसे आप अपनी पढ़ाई को डिवाइड कर रहे हैं, अपना एक वो ढूंढना कि मैं लगातार कितनी देर बैठ सकती हूँ।
तो मैंने वो पोमोडोरो टेक्निक यूट्यूब में बड़ी फेमस है, मैंने वो भी ट्राई की है कि 30 मिनट्स पढ़ो, हाँ 10 मिनट्स ब्रेक लो, 1 आवर पढ़ो 10 मिनट्स ब्रेक लो। सो फाइंड दी सोल्यूशंस, आजकल डिजिटल दुनिया है, बहुत सोल्यूशंस हैं और टाइम मैनेज अच्छे से। सोशल मीडिया पे कितना एक्टिव रहते हो आप लोग? मैं तो बिल्कुल भी नहीं, मैंने बहुत जी बिल्कुल, मैं आपके द्वारा ये एक मैसेज भी देना चाहूँगी कि मेरे बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे फेक अकाउंट्स बन गए हैं, इनमें से कोई भी अकाउंट मेरा ओरिजिनल नहीं है। मैं आपको स्ट्रिक्टली बताना चाहूँगी, इस पे लीगल एक्शन लिया जाएगा। अगर आपने अकाउंट बनाया है तो प्लीज़ टेक इट डाउन। एंड दर्शकों को भी कहूँगी कि थोड़ी जिम्मेदारी से रहें, इन अकाउंट्स को फॉलो ना करें, क्योंकि जब मैं अपना अकाउंट बनाऊँगी, बहुत जल्द बनाऊँगी, वो मैं ज़रूर अनाउंस करूँगी। एंड प्लीज़ फॉलो द राइट चैनल। ओके, आप स्मृति हो सोशल मीडिया पे? मैंने कल रात में अकाउंट बनाया जस्ट बिकॉज बहुत सारे फेक अकाउंट्स बन रहे थे मेरे नाम से, ताकि वो मिसयूज़ ना हो। तो इस वक्त मेरा ट्विटर पे एक हैंडल है और इंस्टाग्राम पे अकाउंट है जो मैंने कल रात में ही बनाया है। तो वैसे मैं एक्टिव नहीं थी 2-3 सालों से। अच्छा, जो इसकी यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या वो सोशल मीडिया पे एक्टिव रह सकते हैं, नहीं रह सकते? पर्सनल चॉइस है अगेन, अगर आप मैनेज कर सकते हो, बिकॉज बहुत एल्गोरिथम इट प्लेज विथ योर माइंड। तो अगर आप वो मैनेज कर सकते हो, आपको लगता है कि नहीं मुझे अफेक्ट नहीं कर रहा है, दोनों चीज़ें मैनेज हो सकती हैं, क्योंकि सोशल मीडिया कहते हैं ना एक कीड़े की तरह है। अगर आप उस पर लग जाते हो, आपका टाइम कब वेस्ट हो जाता है पता नहीं चलता, आपके 1 घंटे 2 घंटे कैसे बीत जाते पता नहीं चलता बिल्कुल भी। जी बिल्कुल, वो डिज़ाइन ही इस वे में हुआ है। द सिस्टम इज सपोज टू बी वेर इट डिस्ट्रैक्ट्स यू, वेर इट कीप्स यू एंगेज्ड। एक और स्क्रॉल, एक और पोस्ट, तो ये बहुत ही लंबा चक्कर हो जाता है, एक डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। एंड लेकिन लोगों से कनेक्टेड भी रहें। सोशल मीडिया से अलूफ रहेंगे तो आपको बिल्कुल कुछ पता नहीं चलेगा। तो एक मिनिमम प्रेजेंस मैंने रखा था, बट येस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लिमिट इट, बिकॉज यू कैन नॉट गो ऑन स्क्रोलिंग फॉर आवर्स। ओके, सोनू आप अभी सवाल कुछ करना चाह रहे थे ना, अपना सवाल बताओ, आ जाओ। सबसे पहले दोनों आदमी जो हैं देश के गौरव हैं और इन दोनों को बधाई मेरी तरफ से। मैं दरअसल थोड़ा ये जो जितने भी पढ़ाई लिखाई तैयारी या जो भी है उस सब से थोड़ा हट के पूछना चाहता हूँ, खास करके इशिता जी से। जो सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ मैं, जो यूपी से आपको बधाइयाँ मिल ही रही हैं, पटना से भी बधाइयाँ आ रही है और झारखंड तक से बधाइयाँ आ रही है। तो ये तीनों राज्यों से जो बधाई, वैसे तो पूरे देश से आ रही हैं, लेकिन इन तीनों राज्यों से खासकर आपको मतलब मेरे राज्य का टाइप से कहा जाता है। तो इन तीनों राज्य से आपका संबंध क्या है, कैसा रहा है संबंध, एक तो ये चीज़ बताइए। और देश सेवा में जब जाएंगी तो इन्हीं तीनों राज्यों में से किसी एक को चुनेंगी या फिर किसी और राज्य को लेंगे? जी मेरे दोनों माता पिता पटना से हैं, एंड इसीलिए पटना और बिहार कह रहा है कि ये बिहार की बेटी है, एंड मुझे बहुत प्राइड भी है। आई एम द डॉटर ऑफ बिहार। मेरा घर गौतम बुद्ध नगर में है, तो इसीलिए यूपी का मेरा रेसिडेंस है। एंड झारखंड मेरी मम्मी का ननिहाल था, तो इसीलिए झारखंड में भी बहुत खुशी की लहर है, क्योंकि वहाँ पे मेरे जो बड़े नाना जी थे वो बहुत बड़े लॉयर थे, तो लोग बहुत खुश हो रहे हैं इस चीज़ को देख के। इसीलिए तीनों स्टेट से लिंक्ड हूँ, और ये ऑल इंडिया सर्विस है, तो बिल्कुल मैं पूरे देश के लिए काम करना चाहूँगी एक ऑल इंडिया माइंडसेट के साथ। नहीं, बहुत बहुत बधाई आपको। अच्छा, इशिता और स्मृति आप दोनों से यही सवाल है, क्योंकि ये बार बार कहा जाता है, बस एक सवाल कर लूँ, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि जब आप पढ़ाई करते हो तो उसमें चैलेंजेस बहुत सामने आते हैं आपके, और 2 बार जो आपका ड्रॉप हुआ है उसमें पेरेंट्स के कैसे सपोर्ट मिला, क्योंकि मोरल बहुत डाउन हो जाता है जब आप किसी चीज़ को क्लियर नहीं कर पाते, तो कैसे मोटिवेट किया, पेरेंट्स का कैसे साथ मिला आप दोनों को? जी, जब वो एक लो फेज आता है तो आपके अपने जो होते हैं वो बहुत काम करते हैं। जी बिल्कुल। इशिता और स्मृति से जी उसका सवाल, उस सवाल के जवाब के लिए ना खुद स्मृति की मदर यहाँ पे हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो भी सामने आ जाए प्लीज। मैम, और स्मृति के ब्रदर भी हैं, इशिता के ब्रदर भी हैं। बाकी आप और अनुपम कमान संभालो। थैंक यू। हाँ इशिता बताओ आप। जी बिल्कुल, जब वो एक लो फेज़ होता है तो आपके जो बिल्कुल क्लोज होते हैं, क्लोज फ्रेंड्स, क्लोज फैमिली, वो जो भी कहते हैं वो बहुत असर करता है। तो वो इमोशनल वेलबींग के लिए मेरे भाई ने, मेरी मम्मी ने, मेरे फ्रेंड्स ने हमेशा कहा कि देखो अगर स्टैमिना है एक और अटेम्प्ट के लिए तो प्लीज़ मेहनत करो, क्योंकि तुम कर सकती हो। आपने कैसे सपोर्ट किया इशिता को? इसको जो भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी हम प्रोवाइड करते थे। पीस ऑफ माइंड हो, खाना पीना हो, स्टेशनरी हो, जो इसे चाहिए था हमने प्रोवाइड किया। लॉजिस्टिकल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, एवरीथिंग। आई थिंक इट वाज अनकंडीशनल सपोर्ट, बस वो देते चले गए। फैमिलीज ऐसी होती है, आई थिंक वो पूछती नहीं है, रुकती नहीं है। स्मृति आपको कैसे सपोर्ट मिला अपने पेरेंट्स का?
सबसे इम्पोर्टेंट तो ये था कि मेरे फैमिली ने क्लियर कर दिया था कि तुम ज़्यादा प्रायोरिटी हो इस एग्ज़ाम, मतलब बिकॉज मैं CSAT के बाद बहुत ज़्यादा वो हुआ था, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस वो होता है, तो उन्होंने बोला था अपनी वर्थ तुम इस एग्ज़ाम से अटैच मत करो, तुम वर्दी हो इवन विदाउट क्रैकिंग दिस एग्ज़ाम। तो वो वाला जो सपोर्ट मिलता है कि आप ये एग्ज़ाम निकालो, दैट इज़ अ गुड थिंग, बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये, मैं मानती हूँ, बहुत ऑनर की भी बात है ये, बट जो अनकंडीशनल सपोर्ट है, जो अनकंडीशनल लव है, वो कभी नहीं बदलेगा फैमिली का। इस तरह से उन्होंने मुझे मोटिवेट किया था। लोकेश जी, आप मदर हैं स्मृति की, आपने कैसे सपोर्ट किया और आज क्या कहना चाहेंगी? पूरा देश जो है वो आपकी बेटी को बधाई दे रहा है और कल तक स्मृति को कोई नहीं जानता था, लेकिन आज पूरा देश स्मृति को जान रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, और सबके उससे बहुत वो हो गया, अच्छा हो गया, और सब घर पे सब लोग सपोर्ट करते थे, इसको इनकरेज करते थे कि करो, अच्छा ही होगा, नहीं होगा तो भी ठीक है, क्योंकि माँ बाप का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के साथ। जी 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 बिल्कुल, सब इसके पापा भी, हम भी, बेटा ज़्यादा साथ रहा है, हम लोग तो बरेली में रहते हैं। आप ज़रा एक्सपीरियंस बताओ, कैसे सपोर्ट किया आपने? देखिए, सपोर्ट में सबसे ज़रूरी ये समझाना है कि सपोर्ट नहीं है क्योंकि ये जो एक सिबलिंग की राइवलरी भी है, सिबलिंग का प्रेम भी है, ये इट इज़ ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग, एक अलग चीज़ है। तो स्मृति को मैंने हमेशा एक चीज़ कही है कि वॉट एवर यू एम फॉर, आप जो भी करना चाहें आप अपने पूरी लगन से करिए, और हार तो बिल्कुल माननी नहीं है इफ़ यू आर इन्वेस्टेड इन इट। बिल्कुल। अनुपम जी, क्योंकि आप अभी कई सारे सवाल थे वो पूछना चाह रहे थे, तो आप भी इसको कंटिन्यू करिए। जाहिर तौर पर चांदनी, और जब कहा जाए कि किसी मेहनत परिश्रम का फल सामने आता है तो उसकी खुशी भी होती है, और वो खुशी आपके चेहरे पर भी दिख रही है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपके हस्बैंड यानी कि स्मृति, इनके फादर जो है वो पुलिस में हैं, और पुलिस की नौकरी जो है उसमें कोई टाइम नहीं होता है, कब बड़े साहब बुला लें, कब कमिश्नर साहब आ जाएं, कब CM साहब आ जाएं, कब जाना पड़े, कुछ नहीं तय होता है। ऐसे में बच्ची को पढ़ाने का दारोमदार, उसको देखने का, उसकी ज़रूरत का दारोमदार माँ के कंधों पर ज़्यादा रहा होगा, ऐसा मुझे लगता है। जी बिल्कुल, और तब भी वो उनको जो जितना भी टाइम मिलता था इनके पिताजी को, वो अपना सहयोग देते थे, फ़ोन से हम लोगों को बताते रहते थे कि ऐसे उसके लिए करना, ये करना, बेटे को उसका सब सामान उसको सब उपलब्ध कराना, हर एक चीज़ मेंटली सपोर्ट करते रहते थे। वो फ़ोन से हमेशा टच में रहते थे, और हमको भी बताते रहते थे कि उसको कोई कमी ना हो, उसके लिए जो भी सामान चाहिए उसको तुरंत उपलब्ध कराना, उसको हमेशा सपोर्ट करना, ये सब चीज़ें घर पे चलती रहती थी। क्या लग रहा है, रक्षाबंधन तो इससे पहले जब हुआ करता था तो तब ज़्यादा ख्वाहिश नहीं रहती होगी बहन की, लेकिन अब की जब रक्षाबंधन आएगा तो बहन क्योंकि IAS हो गई है तो ख्वाहिशें उसकी भी होंगी और आपकी भी होंगी। अब दोनों की ख्वाहिशों का जो है दारमदार और बैलेंस वही बनाना देखना पड़ेगा, कौन कहाँ मानेगा तो अब नहीं है, अब जो भी ख्वाहिशें बड़ी हैं वो भी पूरी करेंगे, यही है भाई होने की जिम्मेदारी। क्या लगता है, अमूमन जब हम देखते हैं कि साथ में पढ़ाई करते हैं या बचपन में जो खेलते हैं या लड़ाई झगड़े भी जो होते हैं, वो सारी चीज़ें घूम फिर के याद आ रही हैं? लड़ाई तो खैर अब भी करेंगे, लड़ाई तो हमेशा जीवन का पार्ट रहेगा असली भाई बहन में तो यादें तो खैर ये हमेशा ही साथ रहेंगी, और यही है, बेस्ट विशेस आगे के लिए हैं, और आगे देखते हैं कैसे चलता है। स्मृति, बस आपसे पूछना चाहेंगे कि आप जब देखती होंगी सारी चीज़ों को, सिस्टम को, पुलिस को देखती होंगी, एडमिनिस्ट्रेशन को देखती होंगी, IAS ऑफिसर्स को देखती होंगी, गाड़ियों में आना, किसी का गेट खोलना, अधिकारी का उतरना, 4 लोगों का सैल्यूट करना, ये जो पूरा एक कहा जाता है कि एक जो कल्चर है ब्यूरोक्रेसी का, ये सारी चीज़ें आप देखती हैं, क्या लगता है इन चीज़ों को देखने के बाद, मतलब वो सारी चीज़ें अब आप अवेल करेंगी कुछ महीनों के, कुछ सालों के बाद, वही सारा रुतबा, वही सारी चीज़ें होंगी, और प्रधानमंत्री भी जो नरेंद्र मोदी हैं वो लगातार इन सारी चीज़ों को, जैसे नीली बत्ती लाल बत्ती का जो कल्चर था उसको उन्होंने ख़त्म किया, तो आप एक युवा IAS हैं, आपकी सोच क्या है इन सब चीज़ों को लेकर? एक सेट प्रोटोकॉल तो होता है हर चीज़ के लिए, तो अगर ये डिवाइस है, हालांकि मैं ये ज़्यादा चाहूँगी कि मैं एक पीपल्स पर्सन बनूँ, लोगों से कनेक्टेड रहूँ, और बाकी तो
ट्रेनिंग के बाद पता चलेगा कि ये सब कैसे डील करना है या फिर ये वाली चीज़ें, बट ऑन दी होल आई वुड एम कि मैं लोगों से बहुत जुड़ी रहूं और बहुत डाउन टू अर्थ रहूं और हमेशा ग्राउंडेड रहूं। चलिए, इशिता के ब्रदर भी मेरे साथ हैं, आइए। इशिता के ब्रदर की सबसे बड़ी बात ये है कि ये वकालत में हैं और वकालत करने के साथ साथ कई मुकदमों को सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दिया जाए। और अभी हमारी बातचीत में इन्होंने बताया कि मुकदमों की जब पैरवी करते हैं तो ये कोई केस पेंडिंग नहीं रखना चाहते हैं, यानी कि जल्दी जल्दी निपटा के अपनी फीस ले लेते हैं जी। पेंडेंसी ऑफ जुडिशल सिस्टम में तो बहुत ज़्यादा है ही, तो इट्स नाइस कि हम लोग कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पेंडेंसी जल्द से जल्द ख़त्म की जाए, तो मोस्ट पीपल कैन गेट जस्टिस। अच्छा, जब बहन के बारे में पता लगा तो कितनी खुशी हुई कि मैं तो वकील हूँ, मैं तो मुकदमे लड़ता हूँ, अब बहन तो जो है पूरा देश भर में जो है जितने भी IAS होंगे उसमें उसका नाम शुमार और वो टॉप कर दिया। मतलब कुछ बन रहा था तालमेल, कुछ समझ पा रहे थे आप? जब रिज़ल्ट आया तब मैं ऑफिस में था, मैं एक एविडेंस पे काम कर रहा था, अचानक से इसका कॉल आया कि भैया मैं रैंक 1। तो एक सेकंड के लिए मुझे समझ में नहीं आया क्या, फिर मैंने तुरंत रिज़ल्ट डाउनलोड किया, इसका नाम सबसे ऊपर देखा, उसके बाद भी मैंने कहा कि नहीं एक सेकंड रुकते हैं, फिर मैंने इसका एडमिट कार्ड निकाला, रोल नंबर मैच किया, उसके बाद हाँ अरे रैंक है, उसके बाद पहले झूठ बोलती थी ये? झूठ कभी नहीं बोलती थी, लेकिन वेरीफाई करना हमारी जिम्मेदारी। वेरीफाई कर लिया, खुशी हो गई जी बहुत ज़्यादा। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये होती है कि मैं जैसे कि अभी स्मृति के भी ब्रदर से पूछ रहा था, जब रक्षाबंधन का पर्व आता है या भाई बहन के स्नेह पर्व या बाकी जितने भी पर्व होते हैं उनमें जुड़ाव बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो लड़ाइयाँ होती रही होंगी और बहुत सारी चीज़ें भी होंगी, कुछ ऐसा हो जो इशिता के बारे में आप बताएं। She is my best friend. हम कभी नहीं लड़ते हैं and we are like the best brother sister ever. Spoken like a true lord. मेघना भी मेरे साथ आ गई हैं। मेघना, क्या आपके मन में भी बड़े सवाल चल रहे होंगे, क्योंकि चांदनी की मुस्कुराहट और आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लेकर के आएंगे जो सवाल इनके लिए थोड़ी सी दिक्कतें खड़ी कर सकता है। हम सोशल मीडिया वाले लोग हैं वैसे भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। एक्चुअली मैं पूछ रही थी कि कल से हम सुन रहे हैं कि आपने बहुत स्ट्रगल किया है, मेहनत की है, लेकिन जब आपको मौका नहीं मिला था शुरुआत में, तो तब कैसा लगा? क्या मतलब चिल किया आपने कि अच्छा ठीक है लेट्स गो अब चिल कर लेते हैं? तो कुछ ऐसा मतलब UPSC टॉपर चिल भी करते हैं क्या? पहले आप उनसे पूछिए। जी बिल्कुल। तो यहाँ देखिए जो हायरार्की होती है ना उसको भी मेंटेन करेंगे। आपने टॉप किया है, इनकी रैंक थोड़ी पीछे है, तो आपको पहले मौका। जी बिल्कुल नहीं, उन्होंने भी टॉप किया, उन्होंने भी देश को बिल्कुल रोशन किया और बहुत अच्छा काम किया। आई एम वेरी प्राउड ऑफ आप फर्स्ट रहेंगे, वो पहला मौका आपको दे रही है। नहीं, शी इज़ वेरी काइंड टू डू दैट। जी बिल्कुल, सोशल मीडिया का एक वो रहता तो है चिल करते हैं। हाँ, तो जब एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है वो एक सेल्फ डाउट तो आ ही जाता है और बहुत बड़ा फियर आ जाता है कि ओके क्या हो गया, ये पूरे साल पढ़ के आप पहली स्टेज पे आउट, बिल्कुल डक पे आउट होने वाली चीज़ हो जाती है ये, तो बुरा बहुत लगता है। लेकिन उस चीज़ को ओवरकम करें। फियर इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, सेल्फ डाउट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। आप कैसे किया था? हाँ, मैंने बहुत एनालाइज किया था। मैंने वो पेपर जो मेरा क्वेश्चन पेपर था जो मैंने क्लियर नहीं किया उसको अपने टेबल पे ही मैं रखती थी एंड हर रोज़ एक बार मैं क्वेश्चन पेपर पलटा के देख लेती थी कि अच्छा कौन सा क्वेश्चन है और क्या इम्प्रूव कर सकती थी। एक गलती की थी कि या 5-6 गलतियाँ हैं एक क्वेश्चन में, तो मैं आई थिंक मैं अपनी बहुत गलतियाँ ढूंढती थी उस पेपर में और दोनों साल मैंने यही किया एंड थर्ड अटेम्प्ट में फिर प्रीलिम्स। अच्छा, क्योंकि अब जाहिर तौर पर इस चर्चा को हम आखिरी दौर में लेके जा रहे हैं, तो एक बस हंसी के सवाल के साथ ही है कि जब लड़के टॉप करते हैं, लड़के कुछ लेके आते हैं, तो उनसे पूछो कि जब आपकी पहली सैलरी आएगी तो आप क्या करेंगे। तो कोई कहता है कि बाइक खरीदेंगे, कोई कहता है बढ़िया कार खरीदेंगे, कोई कहता है ये खरीदेंगे। अब कुछ महीनों के बाद आपके खाते में भी आएगा मैसेज, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड विद इतने रुपए। वो जो गौरवशाली पल होगा, क्योंकि जाहिर तौर पर आप सेवा के साथ साथ जो आपको मासिक वेतन मिलेगा उसका मैसेज तो आपके अकाउंट में, जैसे हमारे अकाउंट में आता है वैसे आपके अकाउंट में भी आया करेगा। तो उसके बाद क्या पहला जो वेतन होगा वो कहाँ समर्पित होने वाला है? क्या बढ़िया पर्स आने वाला है या बढ़िया कुछ क्या खरीदने वाली है? थैंक यू फॉर द आइडियाज।
ऐसा मैंने सोचा नहीं, बट आई थिंक जो पहली सैलरी आती है वो बहुत स्पेशल रहती है, क्योंकि मैंने पहले कॉर्पोरेट में भी काम किया है। तो जो मेरी पहली सैलरी थी, मेरे को लग रहा था सीनियर सिटीजन्स का कॉज बहुत एक अच्छा है, तो मैंने अपनी पूरी सैलरी तब भी डोनेट की थी। तो इस बार भी मुझे लगता है कि एक विमेन एम्पावरमेंट का जो है, अगर विमेन को हम शिक्षित कर पाएँ, कुछ एक लाइब्रेरी की तरफ मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, कुछ रिसोर्सेज की तरफ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, तो बिल्कुल मैं चाहूँगी कि मेरी सैलरी वहाँ जाए एंड किसी और का भी फ़ायदा हो। आपने क्या सोचा है, कुछ कॉस्मेटिक्स पे जाना है या कुछ और सोचा है? नहीं, तो मतलब मैं थोड़ी प्रूडेंट इंसान हूँ, फाइनेंशियल, तो डेप्रिशिएटिंग एसेट में इन्वेस्ट नहीं करूँगी। तो थोड़ा सा मैं कम्युनिटी एनिमल्स और इनके, बिकॉज मेरी सीनियर्स एक संस्था रन करती हैं, वो मैत्री संस्था है, उसमें डोनेट करना चाहूँगी, और बाकी शायद मॉम डैड के लिए कुछ लूँ, ये सोचा है। बहुत बढ़िया। देखिए, ज़ाहिर तौर पर ये कहा जाता है, और चांदनी जिन्होंने की इस पूरे इंटरव्यू, इस पूरे सेशन की कमान संभाली, चांदनी मेरे साथ है। चांदनी, एक और लास्ट सवाल, क्योंकि अब क्या है कि आने वाले टाइम में चुनौतियां बहुत ज़्यादा, कि प्रायोरिटी क्या है आप दोनों की? कुछ 5 पॉइंट्स आप दोनों अगर बता सको तो। हाँ, एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, दूसरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, तीसरा विमेन एम्पावरमेंट, चौथा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, और पांचवा अर्बन लोकल गवर्नेंस। इशिता, आपके? आई थिंक स्मृति ने बहुत अच्छे से 5 क्षेत्र कवर किए हैं। इसके अलावा अगर मैं कुछ जोड़ पाऊँ इसमें, तो वो एक ये है कि क्लाइमेट अवेयरनेस जो है, एंड हम कैसे, जो एक मिशन लाइफ हमारे प्रधानमंत्री ने शुरू किया है, कि हम हर एक व्यक्ति अपनी लाइफस्टाइल को कैसे क्लाइमेट फ्रेंडली बना सकते हैं, इसकी जागरूकता भी हो। बिल्कुल, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्मृति आपका भी, इशिता आपका भी, और आपके पेरेंट्स का भी। और आज वाकई देश में हर तरफ आप दोनों की चर्चा हो रही है, और ये वाकई गर्व से फील करने वाला ये पल है। और साथ में ये भी है कि अगर आपने अपना गोल मतलब सेट कर लिया है कि आपको ये अचीव करना है, तो उसके लिए मेहनत करनी शुरू देनी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 में आने के लिए और सभी से बातचीत करने के लिए।